अरे ये छोटा सा बच्चा कैप्टन की सीट पे क्या कर रहा है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। आधी रात में जब ये प्लेन आसमान में उड़ रही थी, तब इस प्लेन में सवार कुछ पैसेंजर्स देखते हैं कि दो बच्चे प्लेन के कॉकपिट में जा रहे थे, लेकिन इस चीज की ज्यादा परवाह किए बगैर पैसेंजर्स आराम करने लग गए। दरअसल ये दोनों बच्चे कैप्टन के थे और कैप्टन ही इनको प्लेन का कॉकपिट दिखा रहे थे। प्लेन के कॉकपिट को दिखाने तक तो ठीक था, लेकिन कैप्टन अपने बच्चों को कंट्रोल सीट पर बैठा देते हैं ताकि वो इनको प्लेन को उड़ाने का अनुभव दे सकें। लेकिन कुछ ही देर के बाद सिचुएशन खराब होने लगती है, क्योंकि सीट पे बैठा बच्चा देखता है कि ये प्लेन अपने आप एक शार्प टर्न ले रहा है और थोड़ी देर के बाद एक सडन मूवमेंट आती है, जिसके चलते सभी अंदर बैठे पैसेंजर्स पर एक भयानक फोर्स लगना शुरू हो जाती है, जो कि उनको अपनी सीट पर धकेलने लगती है। इसके बाद प्लेन की नोज ऊपर की दिशा में होने लग जाती है और सीट पर बैठा बच्चा इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता और ये प्लेन नोज डाइव करते हुए नीचे गिरने लगता है और देखते ही देखते ये जाकर जमीन से टकरा जाता है। लेकिन आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। मार्च 1994 ये वो दिन था जब एरोफ्लोट की फ्लाइट 593 डिपार्चर के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि इसको मॉस्को शेरमेंतियो एयरपोर्ट से हांगकांग के काई तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना था। यह एयरबस 310-304 प्लेन था, जो कि उन 5 प्लेन्स में से एक था जो कि एयरफ्लोट को 1992 में ही डिलीवर्ड हुए थे। यानी ये प्लेन बिल्कुल ब्रांड न्यू था, वो भी अपने मॉडर्न और फुल्ली ऑटोमेटेड कंट्रोल्स के साथ। दरअसल एरोफ्लोट कंपनी रशिया की लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये प्लेन मॉस्को से करीब 8:39 पर टेक ऑफ करता है, जहां ये एस्टिमेट किया जा रहा था कि ये प्लेन मॉस्को से हांगकांग 13 घंटे और 39 मिनटों में पहुंच जाएगा। यानी ये सफर इस प्लेन के लिए बहुत ही लंबा रहने वाला था और इसी वजह से इस प्लेन को उड़ाने के लिए 3 पायलट की जरूरत पड़ने वाली थी। पहला कैप्टन, दूसरा को पायलट और तीसरा रिलीफ कैप्टन, ताकि अगर इन केस कैप्टन प्लेन को उड़ाते उड़ाते अगर थक जाए और उनका मन हो कुछ समय रेस्ट करने का, तो उनकी जगह रिलीफ कैप्टन प्लेन को उड़ा सके। और इस प्लेन के रिलीफ कैप्टन थे 39 साल के यारोस्लाव व्लादिमीरोविच कुंद्रिस्की, जिनको प्लेन को उड़ाने का करीब 8,940 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। और आप इस रिलीफ कैप्टन को याद रखना, क्योंकि यही रिलीफ कैप्टन हमारी आगे की स्टोरी में एक अहम किरदार निभाने वाला है। अगर इस प्लेन के कैप्टन की बात करें तो वो 40 वर्षीय एंड्रिये विक्टोरोविच डेनिलोव थे और इनको भी 9,500 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। और आखिर में 33 साल के को पायलट आइगोर वैसिलियविच पेस्कारियोव, जिनको 5,885 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इन सारी चीजों को कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि इस प्लेन को उड़ाने वाले लोग काफी एक्सपीरियंस थे और इनके पास प्लेन को उड़ाने का अच्छा खासा तजुर्बा भी था। लेकिन इन तीनों के अलावा इस प्लेन में 9 कैबिन क्रू मेंबर्स और 63 पैसेंजर्स सवार थे, यानी इन टोटल 75 लोग इस प्लेन में सफर कर रहे थे। अब तक इस प्लेन में सब कुछ ठीक था और देखते ही देखते रात के 12:26 हो चुके थे और कैप्टन प्लेन को उड़ाते उड़ाते थक चुके थे। तो वो कॉकपिट से बाहर निकलकर पैसेंजर कैबिन में चले जाते हैं ताकि वो कुछ देर रेस्ट कर सके। और इस समय उनकी जगह रिलीफ कैप्टन ने ले ली थी। उस समय कॉकपिट में 3 लोग थे, रिलीफ कैप्टन, को पायलट और एक और कैप्टन, जो कि इस प्लेन में एज ए पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन कुछ देर के बाद रिलीफ कैप्टन अपने 2 बच्चों को कॉकपिट में लेकर आते हैं ताकि वो इन बच्चों को प्लेन का हाईली एडवांस्ड कॉकपिट दिखा सके। अगर इन बच्चों की बात करें तो इनमें से पहला था
एल्डर जिसकी उम्र 15 साल की थी और दूसरी याना जो कि 13 साल की थी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि रिलीफ कैप्टन या फिर कहे तो कुंद्रिस्की ऑन ड्यूटी थे, फिर भी वो इन बच्चों को कॉकपिट दिखा रहे थे। लेकिन उस समय के हिसाब से ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि ज्यादातर कैप्टन अपने बच्चों को या फिर रिलेटिव्स को कॉकपिट में लेकर आते थे और उनको कॉकपिट की फंक्शनैलिटी दिखाते थे। 12:43 पर रिलीफ कैप्टन अपनी बेटी याना से कहता है कि क्या तुम मेरी सीट पर बैठना चाहोगी, तो याना ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है और वो आकर कैप्टन की सीट पर बैठ जाती है। याना इस समय काफी खुश थी और वो इधर से उधर प्लेन के ढेर सारे बटन्स को देख रही थी कि तभी रिलीफ कैप्टन याना से कहते हैं कि तुम कंट्रोल व्हील को पकड़ के इस प्लेन को क्यों नहीं उड़ाती। तो याना कंट्रोल व्हील को पकड़ लेती है और ये चीज लॉस के सख्त खिलाफ थी, लेकिन वो फिर भी ऐसा कर रहे थे। इस समय तक प्लेन ऑटो पायलट में था और इसी वजह से कैप्टन याना को कहते हैं कि तुम कंट्रोल व्हील को लेफ्ट की ओर टर्न करो। और जब याना कंट्रोल व्हील को लेफ्ट टर्न करने लगी तो कैप्टन ने नॉर्ब को 15 डिग्री लेफ्ट में सेट कर दिया था, जिससे प्लेन थोड़ा सा लेफ्ट की ओर टर्न हो गया। और क्योंकि उस समय याना व्हील को सेम डायरेक्शन में टर्न कर रही थी तो उसको ऐसा लगा कि वही इस प्लेन को टर्न कर रही है। 13 साल की याना के लिए ये मूवमेंट किसी मैजिक से कम नहीं था। करीब 7 मिनट सीट पर बैठे रहने के बाद एल्डर की बारी आती है कैप्टन की सीट पर बैठने की, तो वो दोनों सीट को एक्सचेंज कर लेते हैं। जब वो अपनी सीट को चेंज कर रहे थे तो साइड में बैठे को पायलट एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं कि वो 1 बजे के करीब साकिर वे पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको ये बात कौन समझाता कि वो इस वे पॉइंट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। कैप्टन एल्डार के साथ भी सेम चीज करना चाहते थे जो कि उन्होंने याना के साथ की थी। जब पहली बार एल्डर ने व्हील को लेफ्ट घुमाने की कोशिश की तो उसको व्हील थोड़ा सा टाइट लग रहा था, क्योंकि ऑटो पायलट मोड अपना काम कर रहा था। और जब कैप्टन ने नॉर्ब को लेफ्ट घुमाया तो एल्डर के हाथों से व्हील आसानी से घूमने लग गया। इसके बाद कैप्टन ने नॉब की सेटिंग को इसकी ओरिजिनल सेटिंग्स पर कर दिया और नेविगेशन मोड को प्री प्लान्ड हांगकांग के रूट को फॉलो करने के लिए सेट कर दिया। लेकिन अभी भी एल्डर कंट्रोल व्हील को पकड़े हुए था और उसको ये व्हील टाइट महसूस हो रहा था, तो वो इस बार थोड़ा सा प्रेशर भी व्हील पर लगा रहा था। जब एल्डर ये सब कुछ कर रहा था तो पीछे कैप्टन याना से बात करने में बिजी थे और को पायलट भी दूसरे पायलट से बात करने में मगन थे जो कि इस प्लेन में एज ए पैसेंजर सवारी कर रहे थे। इसी वजह से किसी का भी ध्यान उस पर गया ही नहीं। एल्डर व्हील को लेफ्ट राइट घुमाना चाह रहा था और एक समय के बाद उसने इतनी फोर्स लगा दी जिसने ऑटो पायलट को 30 सेकंड्स के लिए कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑटो पायलट ने लेफ्ट राइट मूवमेंट होने वाले एयरलॉन्स को मैनुअल कंट्रोल में स्विच कर दिया। अगर सिंपल टर्म में समझें तो ऑटो पायलट प्लेन को ऑटोमेटिकली उड़ाने में मदद करता है, फिर चाहे वो इसकी स्पीड को कंट्रोल करे या फिर एल्टीट्यूड और डायरेक्शंस को। लेकिन अगर कभी भी ऑटो पायलट गलती करने लग जाए, जैसे दूसरी डायरेक्शन में टर्न लेना जहां उसको नहीं जाना चाहिए वहां जाने लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में पायलट ऑटो पायलट के बीच में इंटरवीन कर सकते हैं, जैसे ऑटो पायलट को डायरेक्टली पूरा स्विच ऑफ करके या फिर सिर्फ उस कंट्रोल को मैन्युअली कंट्रोल करके जिसने मिस्टेक की है। लेकिन इस केस में एल्डर ने कंट्रोल व्हील पर इतनी फोर्स लगा दी कि उसकी वजह से लिमिट वैल्यू एक्सीड हो गई और ऑटो पायलट को लगने लग गया कि पायलट लेफ्ट राइट खुद से करना चाहते हैं, तो उसने सिर्फ इस कंट्रोल को डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन ऑटो पायलट अभी भी दूसरे कंट्रोल को हैंडल कर रहा था, यानी ऑटो पायलट पूरी तरीके से डिसएंगेज नहीं हुआ था। इसीलिए प्लेन में कोई ऑडिबल वार्निंग नहीं सुनाई दी, बल्कि उसकी जगह एक साइलेंट लाइट इंडिकेट हुई जो कि ये बता रही थी कि एयर लॉन्च यानी लेफ्ट राइट करने वाले कंट्रोल ऑटो पायलट से मैनुअल पर आ गए हैं। लेकिन अंदर बैठे पायलट इस चीज को मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे, जबकि उनको ये सब कुछ करना चाहिए था। लेकिन पायलट्स ने इससे पहले सोवियत डिजाइन वाले प्लेन्स उड़ाए थे जिसमें ऐसी सिचुएशन में एक ऑडिबल वार्निंग सुनाई देती थी। लेकिन ये वाला प्लेन एयरबस का ब्रांड न्यू मॉडल था जिसमें सिर्फ एक साइलेंट लाइट इंडिकेशन शो होती थी। अगर कहानी पर वापस आए तो अभी भी एल्डर व्हील को पकड़े
पकड़े हुए था और हल्का हल्का प्रेशर राइट की ओर लगा रहा था, जिसके चलते प्लेन भी राइट साइड की ओर टर्न ले रहा था और इसके बैक एंगल इंक्रीज हो रहे थे। जब एल्डार को महसूस हुआ कि ये प्लेन राइट घूम रहा है तो उसने सबको कहा कि ये प्लेन घूम क्यों रहा है। तो को पायलट ने कहा कि क्या ये प्लेन अपने आप से घूम रहा है। तो एल्डार ने कहा कि हाँ। तो को पायलट ने स्क्रीन में देखा जहां 180 डिग्री का टर्न शो हो रहा था, इसीलिए को पायलट ने अज्यूम किया कि शायद से ये प्लेन होल्डिंग एरिया में जा रहा है। जिसके बाद उसने सबको कहा कि हाँ, ये प्लेन होल्डिंग एरिया में जा रहा है। होल्डिंग एरिया उसे कहते हैं जहाँ एक प्लेन ओवल या रेस्ट ट्रैक के शेप में गोल गोल घूमने लगता है। प्लेन्स ऐसा मेनली तभी करते हैं जब वो एयरपोर्ट के पास होते हैं। इन केस अगर एयरपोर्ट पर जगह नहीं होती या फिर एयरपोर्ट किसी कारण से बिजी होता है, इसीलिए वो अपनी लैंडिंग की बारी का इंतजार करते हैं, ऐसे गोल गोल घूमने लगते हैं। और जब कोई सा भी प्लेन होल्डिंग एरिया में जाने वाला होता है तो वो ऐसे ही 180 डिग्री का टर्न शो करता है। और यही वो वजह थी जिसके चलते को पायलट ने ऐसा अनुमान लगा लिया कि ये प्लेन होल्डिंग एरिया में जा रहा है, जबकि आसपास कोई सा भी एयरपोर्ट नहीं था। तो आखिर ये प्लेन 180 डिग्री का टर्न शो ही क्यों कर रहा था? ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले ये प्लेन एक प्री प्लान्ड रूट पर चल रहा था, लेकिन जब एल्डर ने बीच में इंटरवीन किया तो प्लेन को ऐसा लगने लग गया कि शायद आप इस रूट से ना जाना चाहो, तो शायद आप इस नए रूट से जाना चाहोगे। तो बेसिकली इस समय प्लेन अपना रूट चेंज कर रहा था, ना कि किसी होल्डिंग एरिया में जा रहा था। और पायलट ऐसा समझ बैठे कि ये प्लेन होल्डिंग एरिया में जा रहा है, और इस चीज को और समझने के लिए वो स्क्रीन को देखने लग गए और अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर दिया। इससे पहले वो कुछ समझ पाते प्लेन 45 डिग्री का टर्न ले चुका था और ये प्लेन लगातार घूमते ही जा रहा था। ये 45 डिग्री का टर्न एयरबस की लिमिट से बाहर था और ये प्लेन देखते ही देखते आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गया। अब ये प्लेन 90 डिग्री से भी ज्यादा घूम चुका था, जिसके चलते अब ये तेजी से नीचे जाने लग गया, जिसने प्लेन में इतनी भयानक जी फोर्सेस लगा दी थी कि पायलट और अंदर बैठे क्रू और पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट में धंसने लग गए थे। यहाँ पर रिलीफ कैप्टन और को पायलट जोर जोर से एल्डर को लेफ्ट मुड़ने के लिए कह रहे थे, ताकि प्लेन के विंग्स को वापस से सेम लेवल पे किया जा सके और इसको दोबारा से कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन इस समय जी फोर्सेस इतनी हाई थी कि एल्डर वहाँ से खुद भी नहीं हिल पा रहा था और साइड की सीट पे बैठा को पायलट भी स्टीयरिंग व्हील तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन एल्डर अभी भी व्हील को पकड़े हुए था, लेकिन वो इस प्लेन को कंट्रोल में नहीं ला पा रहा था। रिलीफ कैप्टन जो कि एल्डर के जस्ट पीछे थे और वो भी इन तेज जी फोर्सेस को झेल रहे थे, और वो अभी इस काबिल भी नहीं थे कि वो एल्डर को अपनी सीट से उठा पाए और खुद वहाँ पर जाकर बैठ पाए। अब क्योंकि प्लेन के एयरलॉन्स यानी लेफ्ट राइट करने वाले कंट्रोल्स ऑटो पायलट से मैनुअल हो गए थे, तो ऑटो पायलट ने प्लेन के नोज को अप कर दिया और थ्रस्ट को बढ़ा दिया ताकि वो इन चीजों को कंपनसेट कर पाए, जिसका रिजल्ट निकला एक स्टॉल। प्लेन में स्टॉल आते ही प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम पूरी तरीके से डिसएंगेज हो गया और अब एक ऑडिबल अलार्म भी बजने लग गया। एट द सेम टाइम सिस्टम ने प्लेन को स्टॉल से बचाने के लिए उसकी नोज को नीचे कर दिया और प्लेन को नोज डाइव में डाल दिया, जिससे जी फोर्सेस तुरंत जीरो हो गई और अंदर बैठे सभी लोग वेटलेसनेस स्टेट में चले गए और उन सबको एक फॉल आउट का सामना करना पड़ा। प्लेन में सारी चीजें इधर से उधर उड़ने लग गई। प्लेन इस समय 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और ये तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। अगर यहाँ पर पायलट्स ने कुछ नहीं किया तो ये प्लेन 1 मिनट से भी कम समय में जाकर क्रैश कर जाएगा, लेकिन को पायलट अपनी पूरी ताकत लगा देता है स्टीयरिंग व्हील को खींचने में, जिससे ये प्लेन नोज डाइव से तो बाहर आ जाता है, लेकिन ये प्लेन अब तेजी से ऊपर की ओर क्लाइंब करने लगता है, जिससे ग्रेविटी प्लेन में एक शॉक के साथ वापस आती है और रैपिड एक्सेलरेशन की वजह से ग्रेविटी लोगों को इतनी तेजी से ग्राउंड की ओर खींचती है कि उन पर उनकी बॉडी का 4 गुना जितना फोर्स लगने लगता है। को पायलट ने प्लेन को डाइव से तो बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब प्लेन इतनी तेजी से ऊपर की ओर जाता जा रहा था कि यह ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लाइंब करने वाला था। लेकिन एयरबस के इंजन में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस प्लेन
प्लेन को वर्टिकली आसमान की ओर क्लाइम करवा सके। इसीलिए देखते ही देखते प्लेन की स्पीड कम होने लग गई और अंदर लग रहा ग्राउंड फोर्स भी कम हो गया और रिलीफ कैप्टन को एक मौका मिल गया हेल्डर के साथ सीट की अदला बदली करने का। उन्होंने तुरंत सीट एक्सचेंज कर ली। जैसे ही प्लेन की स्पीड रैपिडली कम हुई तो इसने प्लेन को एक बार फिर से स्टॉल में डाल दिया, जिसके कारण प्लेन स्पिन करता हुआ वापस से डाइव करने लग गया और तेजी से धरती की ओर गिरने लग गया। अब कैप्टन और को पायलट अपनी पूरी ताकत लगाकर इस प्लेन को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने प्लेन को स्पिन से बाहर निकाल दिया था और प्लेन का कंट्रोल उनके हाथों में आने ही वाला था। अब सिचुएशन ऐसी थी कि अगर अब पायलट कुछ भी ना करें तो ये प्लेन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने एलिवेटर को इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तक खींच दिया, जिसके चलते ये प्लेन रोटेट और रोटेट होने लग गया। उन्होंने दोबारा से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन अब तक टाइम ओवर हो चुका था और ये प्लेन जाकर करीब 12:58 पर कज़नेस्क एल्टाओ माउंटेन के हिल साइड पर जाकर क्रैश कर जाता है। ये सब कुछ 3 मिनट और 15 सेकंड के बाद हुआ, जब पहली बार एल्डर सीट पर बैठा था। प्लेन के ग्राउंड पर हिट होते ही सभी 75 लोग तुरंत मारे जाते हैं। दूसरे दिन सर्चिंग टीम उनकी लास्ट लोकेशन पर जाती है, जो कि क्रैश से पहले को पायलट ने उनको बताई थी, जहां से थोड़ी दूर पर उनको इस प्लेन का मलबा मिलता है, जिसमें उनको एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग भी मिलती है। जब इन्वेस्टिगेशन टीम इस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उनको ये सब कुछ पता चलता है कि एग्जैक्टली कॉकपिट में क्या क्या हुआ था, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहली बार में एरोफ्लोट ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि एक बच्चा प्लेन को उड़ा रहा था और उसी की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ था। लेकिन जब एक मॉस्को बेस्ड मैगजीन ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट 28 सितंबर 1998 को पब्लिश की तो उन्होंने तुरंत इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद एक कैनेडियन टीवी सीरीज मे डे ने भी फ्लाइट 593 को किड इन द कॉकपिट के नाम से सीजन 3 में फीचर्ड किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर से करना। और हाँ, अगर आपने हमारी प्रीवियस बैंक रॉबरी की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके अभी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।